जय हिंद दोस्तों। समसामयिकी करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम लोग अगस्त माह की क्रॉनिकल को पढ़ रहे थे और उसी के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सार संक्षेप। इसके अंतर्गत हम कुछ प्रमुख नियुक्तियां, चर्चित पुस्तकें, वेब पोर्टल, युद्ध अभ्यास, पुरस्कार और सम्मान, किसका निधन हो गया है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। आपको बता दें, जो भी यह टॉपिक है सार संक्षेप, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिल जाते होंगे। आपने देखा होगा, चाहे वह कोई यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो या किसी अन्य स्टेट का पीसीएस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश के वनडे एग्ज़ाम्स हों, तो बहुत महत्वपूर्ण यह सब टॉपिक हैं। और एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। सीधे बात करेंगे हम लोग सार संक्षेप के अंतर्गत चर्चित व्यक्ति। पहला जो है व्यक्ति ये हैं श्रेयस जी होसुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे से संबंधित हैं। श्रेयस होसुर ने कठिन आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले रेलवे के पहले अधिकारी बन गए हैं। विश्व की कठिन एकल एक दिवसीय खेल आयोजन माने जाने वाले आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा किया किसने? श्रेयस जी होसुर। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनको देख लेंगे, इन्होंने कुछ काम किया है दक्षिण पश्चिम रेलवे से, खासकर रेलवे के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बात करेंगे दिमित्री मुराटोव, रूसी पत्रकार हैं। दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया है। 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के सह विजेता थे। दिमित्री मुराटोव ने अपना नोबेल पुरस्कार रिकॉर्ड $103.5 मिलियन में बेचा है। आपको याद होगा कि 2021 का जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला था वह दिमित्री मुराटोव और फिलीपींस की मारिया रेसा, इनको दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था, तो याद रखेंगे इसको। उसके बाद हम बात करेंगे यशयल थाओसेन, इनको सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। कभी कभी महानिदेशक से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो यशयल थाओसेन मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस हैं, 1988 बैच के, इनको नियुक्त किया गया है एसएसबी का महानिदेशक। तो जो इसमें अति महत्वपूर्ण है वह होगा सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल का जो गठन हुआ था वह 1962 में चीनी आक्रमण के बाद मई 1963 में विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और 3 फ्रंटियर मुख्यालय हैं, लखनऊ, पटना और गुवाहाटी में स्थित हैं। तो इसको 1962 के चीन आक्रमण के बाद मई 1963 में इसका गठन हुआ था एसएसबी का। बात करेंगे रुचिरा कंबोज, इम्पॉर्टेंट की भी इम्पॉर्टेंट नियुक्ति है, अति महत्वपूर्ण है। रुचिरा कंबोज वरिष्ठ राजनयिक हैं। इनको न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, और वह वर्तमान में भूटान में भारत की दूत हैं। तो जब आज वीडियो हम लोग बना रहे हैं तो रुचिरा कंबोज इस समय यूएन में काम करने लगी हैं और संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी अति महत्वपूर्ण। और इनके बारे में कुछ नहीं जानेंगे। इन्होंने जो स्थान लिया है वो भारतीय राजदूत टीएस त्रिमूर्ति का स्थान लिया है। तो क्वेश्चन आ भी सकता है कि किसका स्थान लिया है, तो टीएस त्रिमूर्ति का किसने स्थान लिया? रुचिरा कंबोज ने। उसके बाद बात करेंगे, अगर उनको देखा जाए तो वह पूर्व पेरिस में यूनेस्को में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रह चुकी हैं। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उच्चायुक्त रही। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, बस इतना जानेंगे कि यूएन में इस समय कौन है भारत का अस्थायी प्रतिनिधि और राजदूत, तो वह है रुचिरा कंबोज। आरती प्रभाकर, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आरती प्रभाकर को व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के प्रमुख के रूप में नामित किया गया है। क्या नाम है? आरती प्रभाकर। अमेरिका की प्रभावशाली महिलाओं में इनकी गिनती होती है, और बाइडेन ने इनको क्या किया है, तो राष्ट्रपति
बाइडन जो है उन्होंने इनको व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के प्रमुख के रूप में नामित किया है। थोड़ा इनको जान लेंगे। रामकृष्ण मुक्काबिल्ली, इनको संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC द्वारा जल प्रबंधन के लिए ग्लोबल एसडीजी पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि किसको संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा जल प्रबंधन के लिए ग्लोबल एसडीजी पायनियर के रूप में मान्यता दी गई, तो वह है रामकृष्ण मुक्काबिल्ली। याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। जिस भी पॉइंट को अगर मैं महत्वपूर्ण कह रहा हूँ समझ लीजिए वहाँ से एग्जाम में प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, तभी उस चीज़ को मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ। बाकी तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है करंट के अंतर्गत। बात करेंगे न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, बहुत महत्वपूर्ण चर्चित नाम रहा है कुछ दिनों से। 17 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रही न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई को न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद के स्थान पर भारतीय प्रेस परिषद के अगले प्रमुख के रूप में PCI का इनको अगला प्रमुख बनाया गया है। ये अभी जो परिसीमन आयोग बना था उसकी अध्यक्ष थी। अभी जम्मू कश्मीर के लिए इन सब कुछ जगहों के लिए परिसीमन आयोग बना हुआ था, उसकी भी ये अध्यक्ष थी। कौन? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। बात कर लेते हैं भारतीय प्रेस परिषद के बारे में। तो भारतीय प्रेस परिषद एक स्वायत्त वैधानिक अर्धन्यायिक निकाय है जिसे पहली बार 1966 में प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था। यह प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत संचालित होता है। कथन के रूप में यह भी आ सकता है, यह प्रिंट मीडिया के नियमन के लिए भारत का सर्वोच्च निकाय है। कथन के लिए यह भी आ सकता है, 4 कथन में आ सकता है। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति JR मुधोलकर थे। एक अध्यक्ष और 25 मेंबर होते हैं। तो यह भी सब महत्वपूर्ण पॉइंट है, कथन के रूप में आ सकते हैं। भारतीय प्रेस परिषद 1966 बना, 1978 के अधिनियम द्वारा काम करता है। न्यायमूर्ति JR मुधोलकर इसके पहले अध्यक्ष थे। तो पहला अध्यक्ष लगभग बहुत संस्थाओं का एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे गुस्तावो पेट्रो, ये कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो गए हैं। बहुत से स्टेट के राष्ट्रपतियों को क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। यूपीपी से 2022 का देखें तो किसी स्टेट, किसी राज्य का, किसी देश का राष्ट्रपति पूछा गया था, तो आप याद रख लेंगे राज्य का चाहे राज्यपाल हो या किसी देश का राष्ट्रपति हो, क्वेश्चन वहाँ से हमेशा आते रहते हैं। परमेश्वरन अय्यर, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के 100% एग्जाम है। आगामी जो 100% चांस रहेंगे जो भी आगामी एग्जाम होंगे। तो पूर्व पेयजल एवं जल स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, जो कि बहुत दिनों से बने हुए थे, इनका स्थान लेंगे। तो परमेश्वरन अय्यर अति महत्वपूर्ण है, नीति आयोग के नए CEO बनाए गए हैं, याद रखेंगे। नीति आयोग के बारे में अगर बात करें तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1 जनवरी 2015। संवैधानिक, यह ना तो संवैधानिक संस्था है और ना ही वैधानिक संस्था है। इसको कार्यपालिका के आदेश के माध्यम से स्थापित किया गया है। तो यह भी याद रखेंगे, ना कोई संवैधानिक संस्था है ना ही कोई वैधानिक, इसको मात्र एक आदेश के द्वारा कार्यपालिका के स्थापित कर दिया गया। नीति आयोग मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अति महत्वपूर्ण है, कौन है? सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये भी महत्वपूर्ण है। और CEO से भी क्वेश्चन आता है नीति आयोग के, और अध्यक्ष से भी क्वेश्चन आता है। तो आपको याद करना है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री, और CEO हैं परमेश्वरन अय्यर। आपको बता दें नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर बना था, और योजना आयोग कब बना था? मार्च 1950 में। बात करेंगे डॉक्टर DJ पांडियन, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स देशों की बैंक है उसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, ने पूर्व नौकरशाह डॉक्टर DJ पांडियन को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको बोलते हैं गिफ्ट सिटी में, अपने भारत के क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में काम किया है। तो NDB ने सबसे पहले जान लीजिए गिफ्ट सिटी में अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। कहाँ पे? गुजरात के गिफ्ट सिटी में।
उसके बाद वहाँ का जो महानिदेशक बनाया है वो है डॉक्टर डीजे पांडियन। महत्वपूर्ण हो सकता है, महत्वपूर्ण दोनों हो सकता है कि क्षेत्रीय कार्यालय एनडीबी ने कहाँ खोला, गुजरात की गिफ्ट सिटी में। उसके बाद किसको उसका अध्यक्ष बनाया है या उसका महानिदेशक किसको बनाया, तो डॉक्टर डीजे पांडियन को गुजरात स्थित क्षेत्रीय कार्यालय जो एनडीबी का है उसका महानिदेशक नियुक्त किया है। उसके बाद अगर हम बात करें लिसा स्टोरेकर, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं, संन्यास ले लिया इन्होंने, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बात करेंगे इनका निधन हो गया है, स्वतंत्रता सेनानी है अंजलाई पोन्नुस्वामी। तो नाम याद रखेंगे, अंजलाई पोन्नुस्वामी, पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है, तो एक स्वतंत्रता सेनानी है, इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित थी, आईएनए से। झांसी की रानी जो रेजिमेंट थी आईएनए की उसमें भी काम कर चुकी हैं। भजन सोपारी, एक महत्वपूर्ण नाम आ रहा है, भजन सोपारी। क्वेश्चन आता है अक्सर कि कौन तबला वादक, कौन सितार वादक है, तो भजन जो सोपारी हैं ये संतूर वादक थे। सिर्फ इतना आ सकता है आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत कि भजन सोपारी हाल ही में इनका निधन हो गया, किससे संबंधित है, तो यह संतूर वादक थे, पद्मश्री पुरस्कार से विजेता थे। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोफेसर गोपीचंद नारंग, इनका निधन हो गया है, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें पर्यावरणविद राधा मोहन, पर्यावरणविद, इनका निधन हो गया है। जैविक खेती के लिए काफ़ी काम किए थे और इन्होंने जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक संगठन संभव की स्थापना की। कई मेंस वगैरह में इसको लिखा जा सकता है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ पुरस्कार और सम्मान के बारे में, तो जून 2022 में भारतीय फिल्म एकेडमी पुरस्कार अबू धाबी में आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया, अबू धाबी में। बहुत महत्वपूर्ण है, जगह ही पूछा जाता सबसे पहले कि कहाँ पर इसका इस बार आयोजन हुआ, तो जो 2022 का आईफा अवार्ड था उसका आयोजन हुआ है अबू धाबी में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुषों में किसको मिला है, विक्की कौशल को, फिल्म का नाम है सरदार उधम सिंह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, जिसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला मिला है कृति सेनन, मिम्मी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित हुई है शेरशाह, सभी इसको देखे हैं। और अगर हम बात करें इसमें जो महत्वपूर्ण है, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता भी महत्वपूर्ण है, पंकज त्रिपाठी बहुत चर्चा में रहते हैं आजकल लूडो फिल्म के लिए, और बिहार से रहने वाले हैं तो बिहार पीसेस के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। पंकज त्रिपाठी आईफा में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार पाया इन्होंने, बिहार से रहने वाले हैं, लूडो फिल्म के लिए। 75वां कांस फिल्म महोत्सव, कांस हर बार होता रहता है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद बात करें कान फिल्म फेस्टिवल कहाँ होता है, फ्रांस का एक शहर है कान, वहाँ पे। योग हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार, तो लद्दाख के भिक्खू संघसेना को भी मिला हुआ है, तो जिनको लद्दाख से मिला हुआ है उनका नाम याद रखेंगे। लद्दाख के हैं भिक्खू संघसेना, इनको मिला हुआ है योग हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत हुई थी 21 जून 2016 को चंडीगढ़ में, जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह हुआ था वहाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला योग समारोह उसकी शुरुआत कब हुई, 2015, 21 जून 2015 से योग दिवस की शुरुआत हुई है। तो पहला योग दिवस कब मनाया गया, यह क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। तो पहला योग दिवस कब मनाया गया, 21 जून 2015 को। और उसके बाद हम बात करें गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड, भारतीय टेनिस के महान खिलाड़ी हैं विजय अमृतराज, इनको अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। विजय अमृतराज गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। विजय अमृतराज गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार, ओडिशा स्थित सार्वजनिक परिवहन सेवा मोबस, इसको कोविड-19 से विश्व को बेहतर ढंग से उबरने में उनकी भूमिका और प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से भी
कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार किसको दिया गया है, तो उड़ीसा स्थित सार्वजनिक परिवहन सेवा जिसका नाम है क्या, मोबस, इसको दिया गया है। अगर मैं और कुछ बात करूं इसमें देख लेते हैं अगर कुछ महत्व। एमएसएमई पुरस्कार 2022 ओडिशा के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय विभाग को एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको, ओडिशा को। महत्वपूर्ण हो सकता है यह भी। दूसरा स्थान बिहार का रहा है और तीसरा स्थान हरियाणा को। तो बिहार पीसीएस के लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि बिहार का एमएसएमई पुरस्कार में कौन सा स्थान रहा देश में, तो बिहार का जो एमएसएमई विभाग है उसको दूसरा स्थान मिला हुआ है। बात करेंगे युद्धाभ्यास, सैन्य अभ्यास के बारे में। अगर हम बात करें इन सभी में तो कोई एक युद्धाभ्यास यक्ष खान कोस्ट अभ्यास 16 देशों की सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी वाला एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय शांतवाहिनी अभ्यास यक्ष खान कोस्ट 2022 कहाँ आयोजन हुआ, मंगोलिया में। थोड़ा सा इसको ध्यान लेंगे, बहुत ध्यान दे देंगे, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और इस अभ्यास में भारतीय सेना का जो प्रतिनिधित्व किया था लद्दाख स्काउट की एक टुकड़ी ने किया था। तो यक्ष खान कोस्ट अभ्यास कहाँ हुआ, मंगोलिया में। बोंगो सागर 2022 अभ्यास का तीसरा संस्करण, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। बोंगो सागर होता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और ये नौसेना का अभ्यास है बोंगो सागर अभ्यास, नौसैनिक अभ्यास है। इसको हुआ मोंगला पोर्ट है, मोंगला बांग्लादेश में आयोजन किया गया तीसरा संस्करण। तो बोंगो सागर किसका है, भारत और बांग्लादेश का। संप्रीति यक्ष 2022 दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। बोंगो सागर ही पूछा जाता रहता है। तो अगर आप गंगा सागर सुने हो, गंगा सागर पश्चिम बंगाल में है, तो गंगा सागर के नाम स्थान पे बोंगो सागर कर दीजिए। और बंगाल और भारत, तो बांग्लादेश और भारत के बीच में बोंगो सागर होता है। और संप्रीति की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास संप्रीति आयोजित किया गया। तो संप्रीति किसके किसके बीच होता है, ये भी होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। बहुत महत्वपूर्ण, संप्रीति से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता रहता है। तो संप्रीति किसके बीच में है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगर हम बात करें जन समर्थ पोर्टल की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया। जन समर्थ पोर्टल सरकारी ऋण योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है। यह अपनी तरह का पहला मंच है जो लाभार्थियों को सीधे ऋणदाताओं से जोड़ता है। तो जन समर्थ पोर्टल सरकारी ऋण योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है। थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, बाकी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम बात करें चर्चित कुछ पुस्तकों के बारे में हम बात करेंगे। कुछ चर्चित पुस्तकें जो पूछी जा सकती हैं। पहली चर्चित पुस्तक है अष्टांग योग, डॉक्टर सोनू फोगाट की है। भारतीय संविधान अनकही कहानी, राम बहादुर राय, बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है राम बहादुर राय। तो इनकी किताब पूछी जा सकती है, भारतीय संविधान अनकही कहानी। उसके बाद अपने दिल की सुनो, लंदन एडवेंचर, रस्किन बॉन्ड बहुत प्रसिद्ध राइटर हैं। इनकी भी किताबें एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं। नेता, राजनेता और नागरिक, ये भी कुछ किताब बहुत अच्छी है, पूछी जा सकती है, रशीद किदवई की। तो इन 4 किताबों को भी रट लेंगे। इस महीने के लिए यही 4 किताब पर्याप्त हैं। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे पूरा हो जाएगा, यह टॉपिक। और अंत में इतना ही कहना चाहेंगे, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।